आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन आप क्यों करते हैं? ठीक है, प्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि आपने अपना मौकिफ जो होता है वो बयान करना होता है। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है हर चीज के बारे में। जैसे हमारे आईएमएस के टास्क हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप क्या समझे हैं, आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। दूसरी बात यह है कि प्रेजेंटेशन में आपने जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि आप उस मौकिफ के किस एंगल को पेश कर रहे हैं। आपको इख्तिलाफ भी हो सकता है, आप फॉर अगेंस्ट किसी किसी भी तरह से आपने उसको प्रेजेंट करना होता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ये बताऊंगा, और आईएमएस के अलावा भी इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगे, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि प्रेजेंटेशन, जितने भी लोग एजुकेशन में, वर्क में, कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ भी इन्वॉल्व है ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। और उसके लिए यू हैव टू नो हाउ टू प्रेजेंट। अच्छा, सबसे पहले तो आपका जो पहला पॉइंट है, यू हैव टू नो योर ऑडियंस। ठीक है ये पहला पॉइंट है, आपने रिसर्च करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस लेवल की है, आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आईएमएस के हवाले से आपके पास एक मिक्सचर ऑफ ऑडियंस है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे और डिफरेंट कैलिबर के होंगे। उसमें एज वाइज भी आपके पास एक वैरायटी है, और उसके अलावा आपके पास जो है वो इंटेलेक्ट वाइज भी एक वैरायटी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन सबको अपना मौके समझा सकें। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, नो योर ऑडियंस। तो ऑडियंस के बारे में आपने रिसर्च करना है अच्छी तरह से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब अगर आपकी ऑडियंस में आपने आपके पास इंटेलेक्चुअल, हाई इंटेलेक्ट के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन आपके पास अनएजुकेटेड लोग भी हैं, तो आपने टारगेट ये करना है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली वो लोअर लेवल अनएजुकेटेड तक को समझ आए। आपने वो जो है सिर्फ इंटेलेक्ट में जो हाई लोग हैं या जो ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा पढ़े लिखे, सिर्फ उन तक आपने नहीं रखना। आपने बिल्कुल लो लेवल पे, ताकि सबको समझ आए। ये पहली बात होती है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, उसके बाद है टेलर कंटेंट। ठीक है, टेलर कंटेंट का मतलब ये है, जैसे आप दर्जी से कपड़े बनवाते हैं ना, वो बिल्कुल आपको फिट आते हैं, और रेडीमेड खरीदते हैं तो उसमें ऊपर नीचे होता है। तो आपने उस कंटेंट को बिल्कुल टेलर करना है उस ऑडियंस के मुताबिक। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट और उस चीज में नहीं जाना, ज्यादा मुश्किल जो है वो वर्ड्स में नहीं जाना। अगर आप जाते भी हैं और ये आपके आपके फर्ज करें कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट भी समझाना चाह रहे हैं, तो उसको आप जिस हद तक आसान हो सकता है करें। आप अल्फाज के मानी, ठीक है, अब हम लोग हाइब्रिड लैंग्वेज यूज करते हैं, हम अंग्रेजी और उर्दू का मिक्सचर यूज करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि दोनों अल्फाज में उनको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन जितनी मर्जी अच्छी बना लेंगे, अगर आपकी टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं है तो ये जो है ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग इंटरनेट के ऊपर देख लेते हैं, बल्कि आजकल एआई और चैट जीपीटी और इस तरह की चीजों के ऊपर हम देख लेते हैं, विच इज फाइन, ठीक है, लेकिन आपने खुद रिसर्च करनी है उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इंशाल्लाह मैं एक और स्किल सेशन में आपको समझाऊंगा। लेकिन वो रिसर्च क्या है, आपने डीप डाइव करना, आपके पास इंटरनेट है, बेहतरीन टूल है। आपने उसके अंदर जो है अच्छी तरह से आपने देखना है कि उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट कौन कौन सी राय मौजूद है, कौन कौन सी डिफरेंट किस्म की जो है वो लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है। कंटेंट देखें डिफरेंट होता है, मैं आपको भी आगे एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा कि एग्जांपल देकर उसमें यह है कि न्यूज क्या कहती है उस कंटेंट के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर्स क्या कह रहे हैं उस कंटेंट के बारे में। आपकी सोर्सेज बड़ी रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे जब आप जाते हैं तो आपके पास, जैसे मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कहा था, नॉइज बहुत होती है। नॉइज का मतलब ये कि इतना लाइक मवाद मौजूद होता है किसी भी चीज पे कि आपके लिए सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऑथेंटिक सोर्सेज यूज करनी है। ठीक है, रिलायबल सोर्सेज में आपके पास रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं, रिलायबल न्यूज एजेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, रिलायबल न्यूज एजेंसी से मेरी मुराद वो है कि वो न्यूज एजेंसी जो मशहूर है, जिनको लोग देखते हैं। ठीक है, उससे आपकी कंटेंट की रिलायबिलिटी आती है। फिर आपने प्रेजेंटेशन को प्लान करना है। प्लानिंग बहुत जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर।
कि आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, उसकी एक बिगिनिंग होती है, उसकी एक जो है उसकी बॉडी और कंटेंट होता है, और उसका एक एंड होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर आपने उसको अच्छी तरह से, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। इसमें आपने एक बिगिनिंग देनी है, एक बॉडी देनी है, और उसके बाद एक एंडिंग देनी है। और आपने बिल्कुल स्लाइड्स देखने कि आपको कितने मिनट मिले प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल आपको 10 मिनट मिलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपने रफली कैलकुलेट करना है कि आपकी 10 से ज्यादा स्लाइड्स ना हो। उसके बाद आपने स्लाइड्स सिंपल रखनी है, बिल्कुल जो है जस्ट कीप देम सिंपल। पहली चीज तो ये है कि जैसे अभी आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है, एक सिंपल लोगो है आईएमएस का, वाइट स्क्रीन है, ताकि ये विजुअली अपीलिंग हो। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आपने एक स्लाइड एक तरह से बनाई है तो उसके अंदर फॉन्ट और उसके अंदर सारी चीजें जो है वो आपने बिल्कुल एक जैसी रखनी है। और आपने सारा जो है उसके जैसे फॉन्ट में आप जाते हैं कि एक स्टाइल का फॉन्ट हो, एक तरह का जो 12 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, जितना उसका साइज है वो साइज आपने वो थ्रू आउट आपने स्लाइड्स में एक जैसा रखना है। ठीक है, तो ये आपने विजुअली इसको बहुत ज्यादा क्लटर नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालते हैं, उससे होता बेसिकली ये है कि लोग आपकी स्लाइड पढ़ना शुरू कर देते हैं, एंड दे लूज ट्रैक ऑफ कि आप क्या कह रहे हैं। जो आप कह रहे होते हैं वो उसको नहीं वो कर पाते, देख सुन पाते। ठीक है, विजुअली अपीलिंग भी यही है कि बहुत ज्यादा क्लटर होगा, वो एक तस्वीर देखेंगे दूसरी तस्वीर देखेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, और आपके ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट है, आपने अगर 1 मिनट में वो स्लाइड प्रेजेंट करनी है और आप उसके ऊपर से गुजर जाएंगे तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाएं। ठीक है, फिर आपने अपनी ऑडियंस को इंगेज रखना है, और इंगेज रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बीच में आप ऐसी इंटरैक्टिव चीजें रखें। इंटरैक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वैसे तो यूजुअली प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन बीच में चलता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपने एंड पे क्वेश्चन रखने, तो आप ऐसे पॉइंट्स रखें कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सके। ठीक है, और आप वो बोल दें कि जी मैं आपका भी ख्याल चाहता हूँ, लाइक आपने कोई पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद आपने कहना है कि जी आपका इस बारे में क्या व्यू होगा, अगर आपके साथ ये सिचुएशन पेश आती तो क्या व्यू होता। उसके लिए एनेक्डोट्स बड़े मजे की चीज होती है। एनेक्डोट्स ऐसे होते हैं जो रियल टाइम वाकया किसी के साथ हुआ होता है, कोई रिलेट कर सकते हैं, आपको कोई वाकया याद आता है, क्योंकि इस चीज से एक ऑडियंस इंगेज होती है और उनमें एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप बिल्कुल न्यूज की तरह उसको पढ़ेंगे और उसको उसी तरह से लेके चलेंगे, और आप स्लाइड्स ही पढ़ पढ़ के पूरी प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, तो वो चीज नहीं आती, वो इंटरेक्टिविटी भी नहीं आती, और वो इंगेजमेंट भी नहीं आती ऑडियंस की। ताकि ऑडियंस इंगेज हो आपके साथ, बिल्कुल आपको सुन रही हो और वो बोर ना हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर आपने प्रॉप्स और विजुअल एड जो है ये आपने यूज करने हैं। ठीक है, प्रॉप्स और विजुअल एड का जो है मैं आपको पूरी एग्जांपल अभी दूंगा एंड में। ठीक है, विजुअल एड का मतलब ये है कि जैसे डायग्राम्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए। ठीक है, वो आप जब यूज करते हैं, जैसे आपने बताने कि दुनिया में जो है वो फॉर एग्जाम्पल दुनिया में सबसे टॉप पे कौन कौन सी बीमारियां हैं, या इन बीमारियों से अमवात कितनी होती है, तो जब आप उसको बताना शुरू करेंगे आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक ही चार्ट के अंदर उसको दिखा देंगे तो वो थोड़ी देर में उनको वो सारा आइडिया हो जाता है, वो नजर आ जाता है। और चार्ट्स बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। ग्राफ दिखाएंगे, समझ आ, ग्राफ एक्सप्लेन करना, चार्ट एक्सप्लेन करना आसान होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट में साथ साथ हम आपको सिखाएंगे भी। ठीक है, ग्राफ रीड करना और ये चार्ट्स वगैरह रीड करना। तो ये प्रॉप्स और विजुअल एड ये आपकी प्रेजेंटेशन को मजीद, एक तो आपका टाइम बचाएंगे, आप कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकेंगे, और ये याद भी रहती है लोगों को। ठीक है, लेकिन उस विजुअल एड की रेलेवेंस बड़ी जरूरी है। ठीक है, कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि विजुअल एड की जगह कोई ऐसी तस्वीर, जैसे मतलब फूल पत्तियों की तस्वीरें यूज कर देना, या इस किस्म की जो है ना वो खूबसूरती लाने के लिए, वेल
एकेडमिक और जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में ये चीजें नहीं होती। या तो आपका लोगो है, या उसके अलावा जिसको आप रिप्रेजेंट करें वो लोगो है, या उसके अलावा रेलेवेंस होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो आपका जो पॉइंट है ना, जो आपका क्वेश्चन है जिस पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए। वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो मीन्स कि वो दिखा रहा हो, वो जो जो भी तस्वीर या ग्राफ आप यूज करें वो आपके पॉइंट को की वजाहत कर रहा हो, उसको दिखा रहा हो। तो ये, फिर इसमें रूल ऑफ थ्री भी याद रखें। जैसे अभी आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हो, 3 पॉइंट्स से ज्यादा आपने इसको नहीं करना। इसको रूल ऑफ थ्री कहते हैं इन द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। क्योंकि अभी हम जिस दौर में आजकल है ना, तो इसके अंदर वैसी लोगों की जो एक आप कह लें कि एक जो एंगेजमेंट है, या लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, वो कम हो गया। अटेंशन स्पैन का मतलब ये कि जैसे आप टिकटॉक और ये यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियोस इंट्रोड्यूस करा दी। ठीक है, तो वो शॉर्ट्स जब आप देखते हैं तो आप खुद ही देखें, जब कोई लंबी वीडियो होती है तो वो इट्स हार्ड टू वॉच, मतलब वो उसके बजाय आप शॉर्ट्स को प्रेफर करते हैं और आप उसको स्वाइप करते जाते हैं। तो अटेंशन स्पैन वैसे ही कम हो गया है लोगों का। वो लोग ज्यादा देर के लिए जो है वो नहीं देखना चाहते, या ज्यादा क्लटर नहीं देखना चाहते। तो इसलिए शॉर्ट हो, 3 पॉइंट्स हो पर स्लाइड। उसके बाद आपकी टोन और आपकी पेस। ठीक है, अगर तो आप कंप्यूटर की तरह जैसे रीडिंग करते थे ना, हम क्लास में टीचर कहते थे कि जी फला पैसेज रीड करो, हम रीड करना शुरू कर देते थे एक ही तरह से, ये भी बोरिंग हो जाता है। और बोरिंग होने के अलावा ये आपका पॉइंट जो है ना वो दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता। लिहाजा जिस चीज को आप जरूरी समझते हैं ना कि ये पॉइंट मैंने जरूर पहुंचाना है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करें, उस वर्ड के ऊपर अपनी टोन जो है ना वो बढ़ा कर, और उसके ऊपर बिल्कुल जो है अपनी टोन ऊपर नीचे करके, और उस पॉइंट की वजाहत के लिए उस पर एम्फेसाइज करें, उस पर ज्यादा जोर डालें। ठीक है, रिदम रिदम एक जैसा होगा तो जो है वो प्रेजेंटेशन फिर बोरिंग हो जाएगी। किस तरह, आप देख लें जो है जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, और कुरान के बारे में कहा जाता है वरतिल कुरान तरतीला, कि उसको ठहर ठहर के पढ़ें, पॉजेस ब्रेक्स के साथ। और जहां पे एम्फेसिस होते हैं, आपने देखे कारी वहां पे एम्फेसिस करते हैं, उन पॉइंट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते, ज्यादा जोर देते हैं उस पॉइंट के ऊपर, तो एक रिदम बनता है। और रिदम इस तरह होता है कि वो आप ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। आपने देखा होगा जो मुकर्रर होते हैं, जो शोला बयान किस्म के मुकर्रर होते हैं, वो क्या, वो आराम से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो एक क्लाइमेक्स पे भी आते हैं, वो आराम से भी जज्बाती भी हो जाते हैं उस तरह से। तो ऐसे ओरेटर्स को या ऐसे तकरीर करने वालों मुकर्रर को पसंद किया जाता है। ठीक है, टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए प्रिपेयर करें, जो कि अभी मुझे भी प्रॉब्लम हो रही, तो यू हैव टू फेस टेक्निकल डिफिकल्टीज। कुछ भी हो सकता है। उसके लिए सबसे पहली चीज आपके पास बैकअप। बैकअप क्या है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिंट करके भी अपने पास रख लें। हो सकता है आपको स्क्रीन शेयरिंग का मौका ना मिले, आप स्क्रीन ना शेयर कर सकें। और ये बाकी सेटअप्स में भी आप जो है ना देख लें, आपका लैपटॉप आप लेकर गए प्रेजेंटेशन के लिए, काम नहीं कर रहा आपका लैपटॉप, वहां पे कोई मसला हो गया, अपने साथ यूएसबी में लेकर जाएं प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आईएमएस के फोरम में अपने पास उसका बैकअप रखें, अपने सेल फोन में भी रखें और अपने लैपटॉप में भी रखें। किसी भी जगह से हम भी बैकअप रखते हैं प्रेजेंटेशन का, ताकि अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग में डिफिकल्टी हो तो हम उसको स्क्रीन शेयर कर दें। फिर फेमिलियराइजेशन विद टेक। टेक का मतलब ये कि कौन सा टेक यूज होगा। जैसे आईएमएस के फोरम में जूम इस्तेमाल करते हैं, तो जूम के साथ खुद को फेमिलराइज करें कि जूम पे आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, या जो भी है वो आपने उसको सीख लें। आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें अपने ग्रुप के अंदर। और प्रेजेंटेशन वैसे भी बेहतर है ग्रुप्स में बने तो बहुत अच्छी बात है। आप अकेले भी बनाते हैं तो आप किसी को साथ कह लें कि जी मेरी प्रेजेंटेशन आप सुन लें, मैं जरा एक दफा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रैक्टिस उसकी बार बार करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि आप टाइम पे अपने पॉइंट्स जो है वो पहुंचा दें लोगों तक। और क्योंकि ये 10 मिनट्स का जो मकसद ये है कि उस 10 मिनट के अंदर आप अपना पॉइंट कन्वे कर दें। लेकिन होता ये कि जब बहुत ज्यादा एक चीज जब ज्यादा क्लटर हो जाता है स्लाइड में, या आप कोई बहुत बड़ा टॉपिक चूज कर लेते हैं, तो
उसकी वजह से फिर आप रेस लगा रहे होते हैं, आपको पता है टाइम खत्म हो रहा था, आप जल्दी जल्दी रीड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉइंट कन्वे नहीं हो पाता। दूसरी चीज मैंने ये नोट की है कि आपने बहुत जो है वो ब्रॉड टॉपिक्स जो है वो चूज कर लिए थे बास प्रेजेंटेशन में। जैसे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, तो आप पूरी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की हिस्ट्री से शुरू हो गए, आप देखें टास्क के हिसाब से जो क्वेश्चंस है उसमें से कोई एक क्वेश्चन चूज करें। और ये रिसर्च का भी यही तरीका होता है, जब भी आप रिसर्च करते हैं ना एकेडमिक में भी, तो वो आपको कहते हैं कि वो टॉपिक बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि मैंने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पे प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। अब वो बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, उसमें आप टूल्स और ये वो सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास टाइम का इशू होगा। तो लिहाजा ऐसा टॉपिक, और उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, और फिर सब टॉपिक में भी कोई एक चीज चूज करेंगे, तो उसमें जब आप रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो वो एक खास चीज के ऊपर आपकी जो है ना गिरफ्त ज्यादा होगी, बजाय इसके कि आप एक ब्रॉड टॉपिक चूज करके और उसको अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश करें, वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर जैसे कि पॉज, ठहर जाए थोड़ी देर के लिए, उस पॉइंट को लोगों को हजम करने दें, डाइजेस्ट होने दें। ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया ना, 10 मिनट के अंदर जब आप प्रेजेंटेशन आपने खत्म करनी है, तो उसका तरीका क्या है। हर चीज उस 10 मिनट टाइम में खत्म हो सकती है, उसके लिए एलोक्वेंस चाहिए। एलोक्वेंस क्या होती है? एलोक्वेंस ये होती है कि आपने कम अल्फाज में, एक जुमले में आपने अपनी पूरी बात समझा दी। ठीक है। जैसे हमारा मुहावरा है ना, दरिया को कूजे में बंद करना, आपने दरिया को कूजे में बंद करना होता है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ, जैसे बुर्राक के बारे में हमें पता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि उसकी नजर, उसका कदम वहां पड़ता है जहां उसकी नजर पड़ती है। अब इसके अंदर लाइट की स्पीड और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पता नहीं, मतलब तीन चार बड़े बड़े साइंटिफिक फिनोमेना इस एक जुमले के अंदर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लोज कर दिए। अब अगर वो उसको साइंटिफिक अंदाज में बयान करते तो सहाबा को उस टाइम के मुताबिक समझ ना आती। तो आपने, तो देखें ऑडियंस का ख्याल, कि ऑडियंस कौन है, सुन कौन रहा है, पॉइंट क्या बयान करना है, ये इलोक्वेंस होती है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मतलब पीक के ऊपर मौजूद थी, कि एक पूरे फिनोमेना को एक जुमले में जो है वो बयान कर देना। इसी तरह कुरान की इलोक्वेंस, एक एक जुमले के अंदर कितनी इलोक्वेंस है। इलोक्वेंस इसे कहते हैं कि आप छोटी और मुख्तसर बात में, एक सेंटेंस में आप अपना पॉइंट पूरा जो है वो बयान कर दें। अच्छा, ओके। उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन जब होता है, तो अ, आप उस क्वेश्चन को बड़े ही पहले सुने उसको। ठीक है। क्योंकि की आदत भी होती है हम लोगों की कि हम लोग उस क्वेश्चन को पूरा सुनने के बजाय हम फौरन आंसर देने की कोशिश करते हैं। होता ही है कि जब हम सुन रहे होते हैं ना, व्हेन वी आर लिसनिंग, तो हमारा दिमाग जो है उसका आंसर उसी टाइम तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी हमने क्वेश्चन सुना नहीं होता पूरा, और फौरन ही हमें लगता है कि हमें इस चीज का आंसर पता है और ये हमारे जहन से निकल ना जाए, तो हम फौरन उसके बाद आंसर शुरू कर देते हैं। नहीं, उसको सुने, उसको समझें, पॉज, अगर समझ नहीं आया क्लैरिफाई करें कि मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्लीज आप दोबारा क्वेश्चन, एक दफा दो दफा आप उसको क्लैरिफाई करें, ताकि आपको समझ आ जाए उस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन हो क्या रहा है। उसके बाद भी अगर आपको उसका आंसर नहीं आता, आप समझते हैं कि नहीं मुझे इस चीज का आंसर नहीं आता, तो इसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप ऑडियंस से कहें। आप ऑडियंस में से किसी से कि कोई और आंसर करना चाहेगा इसको, या इफ एनीबडी वांट्स टू आंसर। लाजमी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब दें। ये किसी भी सवाल के जवाब आपको को नहीं आता, तो आप उसको हम्बली एक्सेप्ट कर लें कि यस, मैं मुझे नहीं आता इसका जवाब,
मैं इसका जवाब तलाश करके आपको दे सकता हूँ, या फिर अगर कोई इसमें मेरी मदद कर सकता है तो इसमें कोई शर्म नहीं होती, कोई जो है इसमें आपकी इज्जत में कभी नहीं आती। दैट्स फाइन, हम कोई अलामा नहीं है, हमें हर चीज का इल्म नहीं होता। तो या तो ऑडियंस से पूछ लें, या किसी से भी आपके कोई और इसको अगर आंसर करना चाहे तो माजरत कर सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा आपने एंड करना है स्ट्रॉन्ग नोट के ऊपर। स्ट्रॉन्ग नोट का मतलब ये है कि जब आप एंड कर रहे हो तो जो मौक़िफ़ आपने बयान करना है उसकी समरी देनी है आपने, ठीक है। बिल्कुल मुख्तसर 2-3 जुमलों में आपने कहना है कि जी ये मकसद था इस प्रेजेंटेशन का जो मैंने आपको दी है, ये मैं आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहा था। और कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि कोई एक्शनेबल पॉइंट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो कि जिस पे अमल किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपसे कोई पूछता है कि लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपसे कोई पूछता है लाहौर किधर है, आपको मालूम है। आप उसको पूरा बताएंगे कि जी शुमाल की तरफ है और इसकी तरफ है और ये सड़क जो है उसको कनेक्ट करती है, ये कर, आप पूरी ज्योग्राफी बता दें, सब कुछ बता दें, लेकिन कॉल टू एक्शन इसमें क्या होगा कि अगर आप फला बस स्टैंड में फला नंबर की बस में बैठेंगे तो वो आपको इतने घंटे में लाहौर पहुंचा देगी। दैट इज कॉल टू एक्शन। तो एक एक्शनेबल मैसेज होना चाहिए, एक अमल की तरगीब होनी चाहिए उसके अंदर कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर करना क्या है, एक सोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अनदर पॉइंट। सो ये टिप्स हैं। इसकी मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल जो मैंने लिखी थी। अच्छा, एक एक और पॉइंट जो जो मैं यूजुअली करता हूँ वो ये करता हूँ कि जैसे पावर पॉइंट में मैंने मिनिमल चीजें रखी हुई हैं, मैंने सिर्फ हेडिंग्स रखी हुई हैं, एक एक वर्ड रखा हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट वर्ड फाइल में मेरे पास यूजुअली उसकी डिटेल होती है। तो जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, तो वो वर्ड फाइल में मैंने उसमें लिखा होता है कि इसकी इसका क्या, मैंने इस हेडिंग के अंदर मैंने क्या बोलना है, इस हेडिंग के अंदर मैंने क्या बोलना है, तो मेरे पास अलग से होता है। आप लिख लें, प्रिंट कर लें, या जैसे भी आप चाहें, वो आपके पास पड़ी होनी चाहिए, तो आप उससे वो प्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में वो सारा क्लटर मत डालें, प्रेजेंटेशन में वो सारी डेफिनेशंस मत डालें, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस डालेंगे लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सुनना कम कर देंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट और आप याद रखें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। और उस एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास ये टास्क था, ठीक है, आईएमएस का। अब टास्क 6 था हमारे पास, इसमें 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, हाउ डू वेरियस कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजीज रीच द कॉमन मैन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल्सो चेंज द कल्चर, ठीक है। अब पहले तो आपने इस क्वेश्चन को समझना है कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं या आइडियाज हैं या ऐसे कौन से जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है या लोगों के नजरियात हैं, वो नजरियात किस तरह से बेसिकली एक आम आदमी तक मुख्तलिफ नजरियात पहुंचते हैं, ठीक है। और वो नजरियात किस तरह से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, इस तरह से कि वो उनकी सकाफत को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब ये कि आप आ, मैं आपको एक लाइक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है, पाकिस्तान में रहता है, एक गांव में रहता है, ठीक है। गांव में रहता है, गांव वाले शलवार कमीज ज्यादा पहनते हैं, और वो गांव का जो एक कल्चर होता है वो अपने कल्चर के मुताबिक रहते हैं। अब वो शख्स या शहर चला गया या बाहर के किसी मुल्क में चला गया, वेस्ट में चला गया, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ जैसे अब ये यूट्यूब, टिकटॉक, सेलफोन, इंटरनेट, इस सब की वजह से जब वो इंफॉर्मेशन, वो आइडियोलॉजीज या वो नजरियात आने शुरू हो गए, मॉडर्निज्म होने या मॉडर्न होने का, या किस तरह से वेस्ट को कॉपी किया जाए, क्योंकि जाहिर है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में तो वो अभी आगे हैं। तो वो नजरियात जब पहुंचे तो किस तरह उन्होंने उस सकाफत को बदलना शुरू कर दिया। अब आप जब गांव में जाते हैं या उन जगहों पे जाते हैं तो वहां पे भी आपको फैशन भी देखने को मिलता है, आपको वेस्ट की वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है,
ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है कि ये कॉन्सेप्ट पहुंचते कैसे हैं और ये किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं अब इसमें से एक टूल, अब मैं कहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा के जरिए पहुंचते हैं, ठीक है। ये अब मेरा मौकिफ है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से समझा, प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। वो प्रोपेगेंडा किस तरीके से होता है, अब मैं अगर प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसमें मैं कोई रिटन टेक्स्ट नहीं यूज कर रहा। अब आप इसको देख लें एक नजर, ठीक है, तस्वीरों को। आपको इन तस्वीरों से काफी हद तक मेरे बगैर बताए आपको समझ आएगा, ठीक है, मेरे बगैर लिखे, ठीक है, कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है। अब मैंने प्रोपेगेंडा आपको इस एक स्लाइड के अंदर समझा दिया कि ये लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं, इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, हर चीज महंगी हो रही है, सेल फोन सर्विस सस्ती हो रही है, सेल फोन सिम्स और ये चीजें लोगों के लिए खरीदना आसान है, खाना और जो है वो रोजमर्रा की चीजें खरीदनी मुश्किल है, ठीक है। क्यों? ताकि वो मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए लोगों तक, ठीक है। आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक यूज करते हैं, उसके कोई पैसे नहीं देते आप, वो फ्री है, ठीक है, वो फ्री यूज करते हैं आप। चाहे वो उस पर एड्स रन करते हैं, चाहे वो जो भी करते हैं, लेकिन आपको उन्होंने फ्री दिया हुआ है ताकि आप उसको यूज करें, ताकि उसके जरिए वो जो भी कैंपेन चलाना चाहें वो लोगों तक पहुंचे, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, ठीक है। अब उसमें फेक न्यूज भी हो सकती है और इस तरह से जो भी उन्होंने कंट्रोल करना होता है वो करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एक मिसाल मैं आपको देता हूं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट क्योंकि हम बहुत सुनते हैं आजकल, ठीक है, हुकूक और इक्वालिटी और इस किस्म के जो टर्म्स हैं वो सुनते हैं। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ, और ये मैं आपको हमारे माशरे से नहीं, मैं आपको वेस्ट से ही बता रहा हूँ, ठीक है। वेस्ट में एक टाइम था, आप कह लें कि जो 1900s का जो पूरी सेंचुरी है ना, हमसे जो पहले सेंचुरी गुजरी है, सन 1900 के बाद बाद, तो अंग्रेजों में भी एक फैमिली सिस्टम था, इख्तिदार थे, रिवायात थी। उन रिवायत के मुताबिक खातून घर का काम संभालती थी, मर्द वो बाहर पैसे कमाते थे, ठीक है। और इस तरह से सारा निज़ाम चलता था जैसे कि एक फैमिली का निज़ाम होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर उनमें भी मौजूद है, आज भी है उनमें, और अब तो बहुत खराब हो गया, लेकिन ये शुरू से मौजूद था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सबसे पहले, और ये मैं आपको एक ब्रीफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी डिटेल बहुत है, लेकिन जस्ट ब्रीफ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये पहली चीज थी, वुमेन डोंट लीव द किचन। ये हार्डीज का इश्तिहार था, बहुत पुराना, ठीक है। वी ऑल नो वुमेन्स प्लेस इन द होम कुकिंग अ डिलिशियस मील। मतलब ये कि आप देखें वो बंदा जो है वो बच्चे के साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, खातून जो है वो किचन में है, लेकिन खातून खुश है, ठीक है, वो किचन में खुश है, वो वहां पे खुश है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि ये खातून किचन नहीं छोड़ती। ये अब एक सटल तरीके से एक चीज स्टार्ट हो गई, ठीक है। इस तरह के एड स्टार्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या पिक्चर दिखाई जा रही है? अब नेक्स्ट क्या है? गेट आउट ऑफ द किचन सूनर। अब उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे बर्तन रख दिए, हालांकि इतने बर्तन एक घर में होते भी नहीं है, लेकिन रख दिए कि जी खातून खाना का ये काम है, और मर्द हजरात उधर ही बच्चे के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आराम से लेटे हुए रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब, और ये कॉरपोरेशंस करती हैं, इसके ऊपर काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद है, बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेशंस ये करती हैं, लोगों के माइंड के साथ खेलती हैं, ठीक है। और दजालियत में भी क्या है? रिस्क का कंट्रोल, चीजों का कंट्रोल। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है नारा? वो ये है कि ठीक है, हम आपके लिए मशीन बना देते हैं, आप मशीन में बर्तन डालें, वो आपके लिए धो लेगी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। हम आपका टाइम बचा रहे हैं, हम खातून खवातीन के साथ हैं, ठीक है। आ, ये आपका जितना ये इतना सारा काम था, ये आपका मशीन कर देगी। अभी हॉट पॉइंट कंपनी है, उसकी तरफ से था इश्तिहार, और वो मशीन आपका आपके लिए मजीद फारिग टाइम निकालेगी, जिन कामों से आप फारिग नहीं है तो आपके लिए मजीद फारिग टाइम निकालेगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाना पकाना है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास डब्बों में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रोसेस्ड फूड है, वी विल गिव यू प्रोसेस्ड फूड, सस्ता भी है,
चीप भी है। चीप क्यों है? क्योंकि चीप इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये फूड इंक एक डॉक्यूमेंट्री में बाकायदा उन्होंने बताया कि किस तरह कॉर्पोरेशन ने फिर ये चीजें कंट्रोल, सिर्फ ये चीजें बेचने के लिए कि सस्ता है, अच्छा है, ये आप लें। एंड वी ऑल नो प्रोसेस्ड फूड इज नॉट गुड, राइट? लेकिन फिर भी एक कैंपेन चली, हाँ ठीक है आप तैयार खाने इस्तेमाल करें, आहिस्ता 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 पहले तो उनको फ्री कर दे, जस्ट लेट देम फ्री। उसके बाद फिर ये चीज, एयरलाइन नीड्स वुमेन, train at home, hostesses, receptionists, reservationists, ticket agent, right? फिर be a model, be a bookkeeper, jobs, go out of work. अब हुआ क्या? मर्द भी काम कर रहे हैं, औरत भी काम कर रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत कौन करेगा? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने बगैर किसी टेक्स्ट यूज किए हुए एक आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, which might be good, which might not be good, it's up to you। आप इस बात पे सोचें। आप मेरे मौक़िफ़ से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए कि प्रेजेंटेशन आप अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, विजुअल्स का इस्तेमाल करके, चीज़ों का इस्तेमाल करके, जिससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए, ज़्यादा अच्छी तरह से इंगेजमेंट हो सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। और अभी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप पिछले भी अगर कोई क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम आमना ने जो आपको एक शुरू किया हुआ है प्रेजेंटेशन की सीरीज, मैं चाह रहा था कि मैं बीच में थोड़ा सा आपको ये एस्थेटिक्स के बारे में बता दूं और टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि उसको शॉर्ट रखें। मैसेज बेसिकली ये है कि क्लटर कम से कम हो। क्लटर का मतलब ये कि बहुत ज्यादा लिखाई ना हो उसके अंदर, बहुत ज्यादा तस्वीरें ना हो, तस्वीरें अगर हों भी तो रेलेवेंट हो, एक दो हो। अगर आप किसी चीज को डायग्राम के जरिए, किसी चार्ट के जरिए अगर आप समझा सके, बता सके, वो ज्यादा बेहतर है, टाइम सेविंग है, बनस्बत ये कि आप पूरा लिख के समझाएं। पूरी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास उसको लिखें, वहां से आप बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स और चंद अल्फाज की। रूल ऑफ थ्री को याद रखें, तीन चीजें एक स्लाइड पे होनी चाहिए, तीन पॉइंट्स को आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप रिसर्च करें, कंटेंट को अच्छी तरह से रिसर्च करें, और किसी बिल्कुल एक जितना आप स्पेसिफिक और जितना आप पिन पॉइंट कर सके किसी टॉपिक को ना, उतना ज्यादा बेहतर होगा और उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। और उसी से फिर डाइवर्सिटी आती है, फिर बोरिंग नहीं होता। एक बंदा भी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पूरा शुरू से आखिर तक बयान करे, दूसरा भी शुरू से आखिर तक बयान करे, तो उससे वो एक मतलब एक मोनोटनी आ जाता है। अगर एक ने एक एंगल बताया, आप दूसरा एंगल बताएं, कोई और तीसरा एंगल बताएं। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट है। इस तरह से अगर आप इसको करें इंशाल्लाह तो आपकी प्रेजेंटेशंस भी बेहतर होंगी। तो अभी हम क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके सर। जी, सात खोकर, सात खोकर, आप क्या हैं यहाँ पे हमारे साथ? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने ग्रुप में ज्वाइन किया तो उसके बाद शकीला मैम ने निकाल दिया। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता तो उस टाइम अब दोबारा उनको बोला तो अभी तक उन्होंने मैसेज ही नहीं सीन कर रही। मैंने भाई को भी बोला था लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा, बोला था मैं करूंगा लेकिन उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया। सर आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? ये जो TL 118 था, शकीला बानो के नाम से। चलें सर, आप अपने हेड से बात कर लीजिएगा। उन्होंने उनको मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर रही, जानबूझ के उनसे मेरी बात में किस चीज में बहस हुई अस्सलामुअलैकुम थी। साद। वालेकुम सलाम सर। आपके पास मेरा नंबर है, हसन खिलजी। मैंने आपको किया सर, आपने बोला मैं बात करके बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपने कुछ बोला, आपने भी रिप्लाई नहीं किया। चले मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ मीटिंग के बाद। ठीक है, यहाँ बाकी लोगों को हम सवाल पूछ लेने दें टॉपिक से रिलेटेड। जी जी बिल्कुल सर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मुन्नज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मेरा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग में आपने बोला था नो योर ऑडियंस,
तो ये knowing your audience की extent क्या, what is the extent of knowing your audience and what's the procedure of how do we know our audience, because it's a very broad spectrum. जी बिल्कुल। और इसीलिए मैंने बताया था कि ये प्रेजेंटेशन आप अगर कहीं और भी प्रेजेंट करें, ये टिप्स सिर्फ आईएमएस के लिए नहीं, वैसे भी हैं। अगर आप जहां भी प्रेजेंट करेंगी ना, तो आपको अपने ऑडियंस को का पता होना चाहिए। तो वैसे बाकी जगहों पे तो आपको पता है, अगर स्कूल कॉलेज में प्रेजेंट करना है तो आपके स्टूडेंट्स होंगे, या आपने अपने टीचर या प्रोफेसर्स को प्रेजेंट करना होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने अपने मैनेजर्स को, जहां भी। आईएमएस के अंदर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आपके पास हर किस्म के जो हैं वो लोग हैं उसमें। एज वाइज भी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मुख्तलिफ एज है। तो आपने उसमें फिर जब इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना, तो इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आपने स्पेक्ट्रम के बिल्कुल नीचे आकर देखना है कि वो वाली कौन सी ऑडियंस है। ठीक है। अब हमारे पास आईएमएस में यूथ, जिसे टीनेजर्स कहते हैं, आप 13 14 15 साल से लेकर तो 20 25 साल के बीच में ये लोग हैं। उसके अलावा अगर इंटेलेक्ट की आप बात करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ स्कूल से इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, जिन्होंने उर्दू पढ़ी है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है। और जो अभी इतने एडवांस स्टडी में नहीं है स्टूडेंट्स, अभी अभी मैट्रिकुलेशन लेवल पे हैं या उससे नीचे लेवल पे, तो आपने उस हिसाब से उसको टोन डाउन करना है। जिस हद तक आप उसको टोन डाउन कर सकें, उस हद तक आपने टोन डाउन करना है। बाज कॉन्सेप्ट जिसको आप टोन डाउन नहीं कर सकते या वो पॉसिबल नहीं है, जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स समझा रहे हैं, तो अब आप वो छठी के जमात के बच्चे को आप एफएससी वाली फिजिक्स नहीं समझा सकते। उन चीजों को आप क्वेश्चंस के लिए रख लें कि उस पर आप फिर आपसे सवाल हो या आपसे क्वेश्चंस हो सके। तो उसके ऊपर आप, जैसे मैंने एंगेजमेंट में कहा था ना, कि इस चीज के बारे में आपका क्या, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, मेरा ये नजरिया है, आपका क्या नजरिया है, मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो तो प्लीज मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपने इस तरह से उसको टेलर करना है। ओके सर, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है कि मैं चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही हूँ और चैट जी ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन ले मिस तानिया। Assalamu alaikum. My वालेकुम question सलाम। वालेकुम। is, my question is regarding having eloquence of communication. So, what are the basic steps one should take to become a good speaker or an eloquent speaker? What are the steps? So the first step of becoming an eloquent speaker is that you have to research your topic. Eloquence means कि आपकी बात जो है, आपने, जैसे मैंने कहा ना, दरिया को कूजे में बंद करना। और इन अदर वर्ड्स, इफ इन इंग्लिश आई से, it will be to be very relevant and to the point, concise, precise. ये प्रिसीजन तब आती है जब आपने अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया हो। ठीक है। और ये प्रिसीजन के लिए, इलोक्वेंस के लिए, ये भी जरूरी है, जैसे मैंने कहा ना, कि आप ब्रॉड, जितना बड़ा टॉपिक चूज करेंगे उतनी इलोक्वेंस कम हो जाएगी, क्योंकि आपको हर कदम पे हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हर चीज की वजाहत करनी पड़ेगी। उससे आपकी इलोक्वेंस कम होगी। फिर आपको हर चीज को डिटेल में जाना पड़ेगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं या मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनके आप आसान मानी इंटरनेट पे सर्च करें कि उसको मैं आसान अल्फाज में किस तरह कर सकता हूँ। जितने आसान लैंग्वेज होगी, जितने आसान अल्फाज होंगे, उतना ज्यादा बेहतर लोगों को समझ आएंगे। ठीक है। फिर टेक्निकल चीजें को नॉन टेक्निकल टर्म्स में इस्तेमाल करें। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि एक शख्स को, अब जैसे मैं फिजिशियन हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ कि जी आपको तो डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है। अब उसको समझ नहीं आएगी ये क्या बोल रहा है भाई, डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या कह दिया है। ठीक है। लेकिन मैं उसको कहता हूँ जी आपको शुगर हो गई है। ठीक है। तो नाउ दिस इज इलोक्वेंस दैट नोस। ठीक है। तो वो कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, आसान अल्फाज में हो, तो ये इलोक्वेंस होती है। इसके लिए आपने अपने टॉपिक को स्पेसिफिक करना है और उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी है। जी ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन मोहम्मद फारूक। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेटेस्ट स्लाइड थी ये मिल सकती है?
कौन सी, ये जो लास्ट में थी? जी 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 बिल्कुल, हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सालिहा। Assalamu alaikum. जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। माय क्वेश्चन इज कि मैं मेरे काफी 2-3 क्लस्टर्स हैं जो मेरे पर्सनल क्लस्टर्स हैं। उसमें मैं जब काम करती हूँ मेरे पास डाटा होता है, लेकिन मेरी डिलीवरेंस बहुत अच्छी नहीं हो रही। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कहीं की कहीं निकल जाती हूँ। मैं इसको कैसे एक लाइन अप करूँ, किस तरह एक सम अप करके कंक्लूड करके एक चीज बताना कैसे सीखूंगी, मैं क्या करूँ? आपके पास किस किस्म का डाटा होता है, पहले तो ये बताएं। डाटा की दो किस्में हैं, ठीक है। एक क्वालिटेटिव डाटा होता है, एक क्वांटिटेटिव। इसकी मैं आपको मिसाल बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि जिसमें आप बताते हैं कि जी पाकिस्तान में जो 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 आबादी बढ़ने की शरह इतने फीसद है, ठीक है। अब ये फीसद जब मैं बताता हूँ तो वो क्वांटिटी है जो नंबर में होती है, ठीक है। एक वो डाटा होता है। एक क्वालिटेटिव होता है कि पाकिस्तान में जो है महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशानी का शिकार है। कौन सी अवाम परेशानी का शिकार है, कौन सी अवाम नहीं है, अब ये क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है ना। तो आपके पास कौन सा डाटा है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं? हमारे क्लस्टर्स में बातें होती हैं ना, जैसे बात कोई भी टॉपिक होता है वो ऑब्वियसली दीन से रिलेटेड होता है, तो मैं उसके मुताबिक कोई भी डाटा तो इकट्ठा कर लेती हूँ। डिलीवरेंस नहीं आती मुझे, डिलीवरेंस कैसे आएगी, कैसे सीखूं? मिसाल दें मुझे, एक टॉपिक की मिसाल दे दें। हम अभी आजकल बात कर रहे थे कि जंगे बदर में जो सहाबी जिन्होंने शिरकत की और जो एक जैसे हजरत उस्मान पीछे रह गए, उनको उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उनकी केयर के लिए पीछे रह गए। तो हम मेरे पास अब मतलब इसकी पूरी डिटेल है इन माय हम्म। माइंड। आई डू हम्म। हैव द डिटेल, मैंने स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे आपको भी बताना नहीं आ रहा। तो ओके मैं ठीक इस है। अब जी अब आपने इसी सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है कि, ठीक है, कि जी। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। हम्म, वजह क्या थी रहने की, हम्म, ठीक है। जी और इसके अब आपने चूज करना है कि आपने किस चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपके पास हम्म, टाइम कितना एक्सप्लेन करने का, ठीक है। हम्म, और रेलेवेंस कितनी है, आपके पास सही डाटा किस चीज के ऊपर है, मतलब डाटा, क्योंकि रिलीजन दीन के अंदर आपने हदीस को वेरीफाई करना है, वाकयात को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो वेरीफाइड डाटा आपने निकालना है कि जिसके अंदर कोई ऐसी कहानियां ना हो जो गढ़ी हुई हो। तो आपने इस पे रिसर्च करनी है कि गढ़ी हुई कहानियां ना हो, बिल्कुल ठीक जी ठाक डाटा हो, ठीक है। ठीक ठाक डाटा के बाद आपने उसमें से क्वेश्चंस निकालने हैं कि आपने क्या एक्सप्लेन करना है, कि क्यों रह गए थे, या क्या प्रॉब्लम आ गई थी, या फिर आपने वो सिनेरियो बयान करना है, उस बदर का माहौल क्या था जिसकी वजह से कोई पीछे रह गया, या फिर, तो ये चीजें आपने देखनी है। और आपने उस क्वेश्चन को पिन पॉइंट करके फिर उस क्वेश्चन के साथ जो भी सही डाटा रेलेवेंट हो तो वो आपने जो है वो प्रेजेंट करना है। क्योंकि मसला ये होता है कि हम बड़ा टॉपिक चूज कर लेते हैं, डाटा बहुत होता है, हम प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। तो आप प्रायोरिटी रखें डाटा की दीन के डाटा की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उसका सही होना, ठीक है, कि ठीक कुरान और हदीस से साबित है, ठीक है। हम्म, उसके बाद अगर आप अपना मौकफ दे रहे हैं किसी बात पे, तो वो मौकफ किसी ऐसे कोई इख्तिलाफी बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर किसी दो चीजों का इख्तिलाफ हो या दो स्कूल्स का इख्तिलाफ हो। तो आपने इन चीजों से बचकर जो आप तो बिल्कुल होता है रेलेवेंट ना स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे, आपको पता है बीइंग इन पाकिस्तान तो हम लोगों को मतलब बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को साथ लेके चलना पड़ता है, और फिर हमें कहीं अच्छा ये भी एक मेरा क्वेश्चन था कि हमें चुप हो जाना पड़ता है बाज दफा सिनेरियोस को देखते हुए और सीन्स को, कि हम अपनी ऑडियंस को लूज नहीं करना चाहते। तो क्या वो चुप होना हमारी कमजोरी होती है, या हमें इस तरह खुद को लेके चलना चाहिए विद टाइम, और विद हमें देखना चाहिए कि जैसे हम लोगों को माहौल देख के हम एडजस्ट कर सकते हैं? शर को अवॉइड करने के लिए खामोशी बेहतर है। शर को अवॉइड करने के लिए खामोशी बेहतर है।
हक बात बयान करनी है तो वहां पे आप खामोश नहीं रहेंगे। और हक मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल वाजे सही फैक्ट्स हो, मुत्तफिक फैक्ट्स हो, बस ये आप ख्याल रखिए। तो ठीक है। और स्पेसिफिक रहे अपने डाटा में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक, सॉरी आई एम टेकिंग मच मोर टाइम, लेकिन एक मुझे ऐसे, जैसे हम वैसे ही नॉर्मल डिबेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं जैसे, और उसके बीच में क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक वो बन जाता है कि हम इनसे क्वेश्चन करते हैं, या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आपकी, तो आप नहीं चाहते समटाइम्स गलत डिलीवर करना। तो समटाइम्स क्या, एवरी टाइम यही कोशिश होती है कि बिल्कुल ठीक ठीक डिलीवर करो आप, ऐसा कोई चीज़ ना मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जो इम्बोगियस हो, या जिसके अंदर कोई चीज़ कोई सच्चाई ना हो। तो उसके लिए क्या ये बात सही है कि मैं लोगों से टाइम ले लिया करूं कि भाई ठीक है हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहीं पे इस डिस्कशन को स्टॉप करते हैं और मुझे कुछ टाइम दें, मैं इस पे रिसर्च करके आपको डिलीवर कर दूंगी, क्या ये तरीका ठीक है या कोई और बिल्कुल, छोटा सा? हाँ जी, बिल्कुल यही तरीका ठीक है। अगर आपको उसका जवाब नहीं आता और आपको ज़रा सा स्पेशली जो है दीन और इसके मामले में अगर आपको नहीं पता, आप कहें कि जी मैं रिसर्च करके आपको जवाब दे सकती हूँ, अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने शुरू में भी बता दिया था प्रेजेंटेशन में। ये आम उसके अलावा भी, इफ़ यू डोंट हैव एन आंसर, डू नॉट आंसर। कोई ज़रूरत नहीं है आंसर करने की, बजाय इसके कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दें, इसकी आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। अगली दफ़ा लोग कहेंगे ये तो गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में हमेशा ये ख्याल बहुत ज्यादा रखना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो, रिलायबल हो, जिसको बाकी लोग चेक कर सकें। सही। ठीक है, ओके। चलें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जजाकल्ला मिन खैर। Okay, next question. Ateek Virk. Ateek Virk, are you there? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर, जी क्वेश्चन ये है कि आपका जो मैंने एंड पे मैं आया हूँ तो आपकी मैंने स्लाइड सुनी जिसमें आपने ये बोला था अगर मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो बच्चे की तरबियत कौन करेगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त फीमेल औरत के लिए तो फीमेल औरत चाहिए हॉस्पिटल में, और दूसरा ये जब हम पुलिस में होता है तो कहते हैं लेडीज के लिए लेडीज कांस्टेबल या लेडीज पुलिस वाली चाहिए। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं कि आया कि उन्होंने भी तो बच्चे की तरबियत करनी है ना। जी, ये एक्सक्यूज बहुत जगह पे पेश होती है, ये कोई इतनी बड़ी एक्सक्यूज नहीं है आपको। मतलब अगर आप इसके लिए आप इसके लिए ये करें ना कि आप अपने मुल्क का डाटा देखेंगे कितने मेल टू फीमेल रेशो कितनी है पॉपुलेशन की, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में आपको कितनी लेडी, आपको सबको डॉक्टर्स चाहिए, सारी वो चाहिए। जॉब करना ये नाजायज नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो जो सिनेरियो बताया था ना, वो मैंने अपने माशरे से भी नहीं, वो मैंने बाहर के माशरे से बताया था, ठीक है। और बाहर के माशरे में आप अभी अगर आप उसके बारे में पढ़ें या आप उसके बारे में देखें, आर्टिकल्स देखें, तो सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फैमिली सिस्टम में वो यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि आपने बच्चे को जिस जिस एज तक आप उसको जरूरत होती है ना आपकी, अगर उस एज तक आप मौजूद नहीं होते, उस बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों मौजूद नहीं है, तो वो बच्चा कहीं बाहर से अपने जवाबात लेगा और वो किसी के भी हाथ चढ़ सकता है, ठीक है। और वो फिर कोई भी नजरियात बना सकता है, इसी वजह से फिर एथियस्ट भी हो जाते हैं। और फिर ये LGBTQ और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के साथ, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, उस एज के बाद आपके पास टाइम है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको इतनी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर सही है। मतलब ये तो उस केस सिनेरियो में भी है ना कि जो जहाँ पे माएँ तो बेशक तरबियत के लिए मौजूद हैं, बाप मौजूद नहीं है, वो हर वक्त बिजी है, ठीक है ना। तो बच्चे को तो दोनों चाहिए, दोनों की सुपरविजन चाहिए। तो टाइम तो निकालना है ना। आप अगर आप 24 में से जो है वो 18 घंटे रिस्क के उसूल के पीछे लगाएंगे और बाकी टाइम आपका सोने के लिए, आराम करने के लिए होगा, तो बच्चा तो वैसे भी गया। फिर इफ यू आर नॉट रेडी, तो इसी वजह से तो साहिल इज ही सेज के आप शादी उसी टाइम करें जब आप रेडी हो। आपको पता है कि मैं इस बच्चे के, मैंने एक बच्चा जो है ना इस दुनिया में आएगा, अल्लाह ताला ने मेरे वसीले से इस रूह को दुनिया में लाना है, उसकी तरबियत मेरे जिम्मे है। तो जब आप उसके लिए रेडी नहीं है तो यस, डोंट गेट मैरिड, दैट्स व्हाट इट इज, चाहे ये किसी को हजम हो या ना हो।
जी नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट सायरा। अच्छा इसमें सॉरी मैं एक बात भी बता दूं आपको अतीक, एक और बात भी बता दूं कि एक मर्द की जिम्मेदारी है ये कि वो औरत को वो तमाम टूल्स प्रोवाइड करेगा, वो माहौल प्रोवाइड करेगा जिसमें वो सारा दिन काम काज में नहीं मसरूफ रहेगी, उसने बच्चे की तरबियत करनी है। तो दैट्स वाई जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में इतना इनकरेज भी नहीं किया जाता। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि आप माँ बाप को भी बाहर निकाल दें, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, लेकिन वो दूसरों की खिदमत के लिए नहीं है, वो बेसिकली उस बच्चे की तरबियत के लिए है माँ। ठीक है, तो उस माँ को वो सारे टूल्स मर्द ने प्रोवाइड करने हैं कि वो शी इज अवेलेबल, उसको मजबूरी ना हो जॉब करने की। होता है ना बास कपल्स में कि जी मजबूरी है दोनों जॉब कर रहे हैं, मजबूरी है दोनों जॉब कर रहे हैं, नहीं अपना लिविंग स्टैंडर्ड कम कर लें। तो दैट्स व्हाट थिंग इज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सायरा। सर अभी के जो जो पॉइंट्स थे वो काफी क्लियर हो गए, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। मुझे लास्ट जो क्लास हुई थी वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ली थी, उसमें बायसनेस के बारे में बात हुई थी। तो मुझे ये पूछना था कि कॉग्निटिव बायसनेस तो एक मतलब इट्स अ गुड एटीट्यूड, तो हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। कॉग्निटिव बायस अडॉप्ट करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है? जी। क्योंकि कॉग्निटिव बायस अडॉप्ट नहीं होता। कॉग्निटिव बायस जो है एक वो एटीट्यूड है ना, इट्स टाइप। नहीं, एटीट्यूड आता है बायस के रिजल्ट में, मतलब जब बायस बिल्ड हो जाता है तो उसके रिजल्ट में आपका एटीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, कॉग्निटिव ओके। बायस जो है ये बायस की फील्ड में सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, साइंस इसको पढ़ रही है कि बायसेस क्यों आते हैं लोगों में। ठीक है, और वो जो हम्म। बायस आता है वो आता है उस माहौल, जिस माहौल में आप बड़े हो रहे होते हैं, कॉग्निटिव बायस उसमें होता है, जिसकी मैंने मिसाल ये भी दी थी कि आप अगर पाकिस्तान में बड़े हुए हैं और आप जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो आपके लिए अजनबी माहौल होता है। दिमाग बेसिकली, दिमाग के अंदर एक छोटा सा बादाम जितना एक हिस्सा है, जैसे एमिगडाला कहते हैं, वो जो हिस्सा है वो इमोशंस के साथ और जज्बात के साथ उसका रिलेशन होता है। तो उसके ऊपर डोपामीन असर करती है, सेरोटोनिन असर करती है, ये हार्मोन्स असर करते हैं उसके ऊपर। तो जब भी आप अपने जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जिस माहौल में आप बड़े हुए होते हैं, अब माहौल से मेरी मुराद वो माहौल चाहे आपके घर का हो, ठीक है, गरीब लोग जिस तरह रहते हैं, अमीर लोग जिस तरह रहते हैं, एक गरीब आदमी जब एकदम से एक अमीर माहौल में जाता है तो वो भी एक चेंज होता है, सडन चेंज होता है। एक अमीर जो है एकदम से गरीब माहौल में आता है, वो भी चेंज होता है। ये तो मैंने फाइनेंशियल सिचुएशन बताई। उसके अलावा रिलीजन वाइज, ठीक है, आप जब मस्जिद में जाते हैं एज अ मुसलमान तो आपको जो फीलिंग आती है, और आप जब मंदिर के अंदर किसी मंदिर में चले जाते हैं या किसी चर्च में चले जाते हैं, एकदम से फॉर द फर्स्ट टाइम आप अभी मानूस नहीं हुए उस माहौल से, तो गैर मानूस माहौल में क्या करता है कि एमिगडाला जो है वो कोर्टिसोल रिलीज होता है आपके जिसम में। कोर्टिसोल जो है वो फियर, खौफ का हार्मोन है, तो वो खौफ की वजह से आपको अच्छा नहीं लगता, खौफ की फीलिंग अच्छी नहीं होती, प्लेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इस हम्म। वजह से जो बायस होता है ना वो यही होता है कि वो आप जब मानूस माहौल में होंगे तो आपको डोपामीन मिलेगी, जिसकी वजह से आप खुश होते हैं उसमें। इसलिए जब आप बाहर जाते हैं और आपको अपने मुल्क का कोई खाना, कोई बंदा, कुछ भी नजर आता है तो आपको एक अजीब सी खुशी होती है जो डोपामीन की वजह से होती है। जब आप किसी अजनबी माहौल में जाते हैं तो एक खौफ का एलिमेंट आता है या एक एंग्जाइटी सी हो जाती है। तो इस वजह से जो कॉग्निटिव बायस है ना वो इस तरह से काम करता है, फिर आप बायस्ड होते हैं उस चीज के बारे में। और ये हर चीज में होता है, ये आपकी जो नॉलेज आपको मिल रहा है, चाहे वो दीनी स्कूल ऑफ थॉट है, अगर आप किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से हैं तो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की बात आपको अनप्लेजेंट लगेगी। तो ये वो बायस होता है। तो ये बायस बाज औकात ही ठीक नहीं भी होता, क्योंकि इससे आपके लिए मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। हालात एक जैसे नहीं रहते, आप एक हालात से दूसरे हालात में अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, इंसान मोमिन की जिंदगी मुसाफिर की तरह है। ठीक है, वो एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में है। तो जितनी अडेप्टेबिलिटी आप में होगी उतना ज्यादा एक वो बंदा अच्छा भी होता है, सक्सेसफुल भी होता है। इस वजह से बायस
बहुत सी चीजों में बेहतर नहीं होता। ठीक है। बट ओके, सर थैंक यू। जी इनकी आवाज बंद हो गई। सर जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी, सर आ गई। सर मैं कह रही हूँ कि एक मुसलमान को तो बायस होना चाहिए ना, टू दैट एक्सपेक्ट, टू दैट लिमिटेशन जो गुड। अल्लाह ताला ने हमें दी है। हाँ हाँ हाँ, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मुसलमान को किस चीज में बायस होना चाहिए, किस चीज में बायस होना चाहिए, ये क्वेश्चन है बेसिकली। मुसलमान को बायस होना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। मुसलमान को अनबायस्ड होना चाहिए, लेकिन किस चीज में हम्म। बायस्ड होना चाहिए, वो सिर्फ वही अपने दीन के अंदर। ठीक है। देखें, आप हर जगह देखें कि खुतबा हुज्जतुल विदा में किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, ठीक है, फौकियत नहीं है। मतलब किसी रेस कलर को एक दूसरे पे फौकियत नहीं है। ठीक है। जी। फौकियत सिर्फ किस चीज की है, एक इंसान को दूसरे पे बरतरी है, वो तकवा के ऊपर है कि अगर वो जितना मुत्तकी है, ठीक है, वो तकवा इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप दूसरों से बेहतर हैं, वरना कोई भी किसी से बेहतर नहीं। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आप जो है वो पठान पश्तो बोल के खुश होता है, पंजाबी पंजाबी बोल के खुश होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाए या किसी दूसरे सिनेरियो में उसको डाल दिया जाए तो वो एंग्जाइटी उसको होने लगती है। राइट। तो ये एंग्जाइटी, इसकी वजह क्या होती है कि मुसलमान एक ग्लोबल मिशन का नंबरदार है। ही शुड बी ग्लोबल, ही शुड बी रेडी फॉर एनी एनवायरनमेंट, किसी भी हालात, किसी भी तरह की चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। वरना फिर जब इम्तिहान आता है, हालात चेंज होते हैं, तो फिर वो चीज नहीं रहती। ठीक है। ओके। ओके सर, मुझे अनाउंसमेंट दोबारा करनी है फॉर्म, फीडबैक फॉर्म की। तो आप सब लोग प्लीज फिल कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कह रहे थे कि वो बोल नहीं सकते, तो प्लीज आप फॉर्म में अपने क्वेश्चंस या जो भी कंसर्न्स हैं वो वहाँ पे सबमिट करवा दीजिएगा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हसनैन सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं सवाल पूछने से पहले ही पैनिक हो रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल साइंस, लाहौरिया, मतलब बैचलर है ये इधर इटली में। तो सर मुझे ना जब भी यानी कि किसी कोर्स, फॉर एग्जांपल अभी कोर्स था ब्रेन एंड बिहेवियर, तो उसका यानी कि उसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं प्रेजेंटेशन की। मैं प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ, अच्छे सब कर लेता हूँ, लेकिन सर मुझे पब्लिक यानी कि पब्लिक के सामने जाते हुए बहुत ज्यादा यानी कि ना पैनिक और क्या बोलूं, मतलब अंदर से शिवरिंग, मतलब कांप जाता हूँ मुझसे। और ये एक सवाल हो गया। दूसरा, मुझसे यानी कि ना कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बंदे के सामने आई कांटेक्ट जब करना पड़ता है ना, तो मैं मुझसे नहीं होता। तो इसीलिए मैंने अपने आप को यानी कि ना साइकोलॉजिकली यानी कि वो है डेफिनेशन, मैंने इसको इंट्रोवर्ट में अपने आप को रख लिया। लेकिन क्या मैं यानी कि पब्लिकली बोल सकता हूँ, क्लास के सामने बोल सकता हूँ या नहीं, ये इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि आप क्लास के सामने बोल लेते हैं या क्लास के सामने भी नहीं बोल सकते? मैं क्लास के सिर्फ जो मेरा यानी कि सर्कल है ना, फैमिली हो गए, एक तो दोस्त है, बस उस हद तक मैं खुल के ओपनली बात कर सकता हूँ। लेकिन जब आउट ऑफ द कोई यानी कि रैंडम पर्सन है, कोई भी है, उससे बात करनी पड़े, कम्युनिकेशन करनी पड़े, मुझसे नहीं होता। हाँ, इसको और बेसिकली ये फोबिया फोबिया होता है। ठीक है। ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या दूसरों के सामने बात करना, ये जो इस टाइम पे एंजाइटी होती है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, तो जी ये फोबिया होता है। ठीक है। और फोबिया का सिर्फ एक ही इलाज होता है कि फोबिया का मतलब है खौफ। ठीक है। वो खौफ जी जी लोगों को, बास को अंधेरे का होता है, बास को हाइट का होता है, ऊंचाई का, जी मुख्तलिफ फोबियाज होते हैं। ये भी एक फोबिया की किस्म होती है, दूसरों के सामने पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है। बल्कि जी इसके लिए तो अक्सर जो डॉक्टर्स जो है ना, वो एक दवाई भी तजवीज़ करते हैं कि आप जी पब्लिक स्पीकिंग से पहले आप एक वो कर लें, तो होता है इस तरह के हार्ट रेट आपका कम हो जाए, काम डाउन हो जाए, एंग्जाइटी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं इसके लिए। ठीक है। वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका वो हल नहीं है। इलाज इसका है कि जो भी आपका खौफ है ना, उस खौफ को आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन वो फेस आप एकदम मत करें।
ठीक है। आपने बतदरीज अपने खौफ को दूर करना होता है, बतदरीज इस तरह से कि अब आपने जैसे बताया कि फेमिलियर लोगों में आप जो जो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, अब ये भी एक वो कॉग्निटिव उसकी मैं एक अच्छी एग्जांपल है कि उनके सामने आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर कोई अजनबियों में बैठना पड़ जाए या बात करनी पड़ जाए तो तब आपसे बात नहीं हो पा रही होती। तो ये इसको पहले तो आप अपनी स्पीकिंग को बिल्कुल बेहतर कर लें, उन लोगों में अपने क्लास में प्रेजेंटेशन दें जिन लोगों के सामने आप दे सकते हैं, ठीक है, उनके सामने आप ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर किया करें जी मैंने प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप कभी कभी आप जो है 2-3 अजनबी लोगों के सामने, फिर इस तरह से जब आप वो नंबर ऑफ पीपल बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस आता रहेगा और फोबिया आपका खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है दूसरों के सामने, इसका और कोई हल। इसी तरह हर किस्म के फोबिया का यही इलाज होता है, खौफ का यही इलाज होता है। अंधेरे का डर है, उसके लिए भी यही होता है कि आप कमरा बंद करके लाइट 2 सेकंड के लिए ऑफ कर दें, फिर ऑन कर दें, फिर अगली दफा 10 सेकंड के लिए करें, फिर ऑन कर दें, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये फोबिया, और यही इसका इलाज होता है। साइकोलॉजिस्ट भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। असदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वेलकम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मतलब मेरे पास नॉलेज वगैरह भी होता है तो, लेकिन मैंने अब स्टार्टिंग की थी कि अपने इलाके में ना लोगों को इस दीन की तरफ इंगेज करें थोड़ा सा। अपने ये जो बेसिक से हटके जो हमारे दीन की ये जो हमारा पॉलिटिक्स वगैरह ये दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी दीन में शामिल हैं, उसकी तरफ लोगों को समझाऊं तो। लेकिन बाद में मैं जब बात करता हूं तो मैं उसको छोड़ के एक पॉइंट सिर्फ बेसिक की तरफ भी बार बार लौट आता हूँ, और अगर मैं वही पॉइंट लूँ तो मैं उसी पॉइंट के गिर्द ही घूमता रहता हूँ। मैं थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ लेकिन मैं वो कर नहीं पाता। तो इस चीज को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ, इस जंजीर को? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया कि आप बेसिकली दीन के बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन आप बेसिक बात से आगे नहीं जा पाते, ये बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो कौन सी बेसिक बात है जो आप उसी पे रहते हैं और उससे आगे नहीं जा पाते हैं, वो कौन सी ऐसी बात है? जो हमें मतलब बचपन में जो हमें सिखाया जाता है कि नमाज रोजा ज़कात, इस चीज से थोड़ा सा मैं जो हमारा सिस्टम है एक इस्लाम का, उसको उसकी तरफ लोगों को लेके आना चाहता हूँ लेकिन मैं वो कर नहीं पाता। सिर्फ उसी के गिर्द अगर मैं वो ही बात करूँ तो उसके गिर्द घूमता रहता हूँ, लेकिन अगर वरना बेसिक की तरफ लौट के आता हूँ उसके गिर्द। अच्छा, लेकिन आप अगर आप बेसिक के अलावा जाना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक के अलावा नॉलेज है? आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तफसीर सीरा वगैरह पढ़ते हाँ हैं आप? जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप वही मैं फिर दोबारा से ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ इस वजह से होती है कि जब एक आप पूरी किताब एक उसमें गो में नहीं बता सकते किसी को, ठीक है ना। आप हाँ छोटा सा टॉपिक, पहली बात तो ये देखें कि कहीं पे भी और ये बात साहिल ने भी की थी और आई टोटली एग्री विद दैट कि हर जगह पे, हर महफिल में और हर जगह पे हदीसें सुनाना और ये करना ये भी ठीक नहीं होता, क्योंकि लोग फिर जो है वो अगर तंग आकर कहीं मजाक उड़ा दें, कुछ इस तरह कर दें तो वो गलत बात होती है, वो उस हदीस की बेइज्जती होती है जो बेसिकली आपकी वजह से हुई। तो इस वजह से एक तो हर जगह आपने मौका महफिल माहौल देखना है जहाँ पे उस बात की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। फिर मुख्तसर बात बेहतर होती हम्म है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तब दें जब आप किसी ऐसे फोरम पे मौजूद हो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दें या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। उसके अलावा जो जनरल बातचीत होती है या जनरल दावत या जनरल चीजें होती हैं, तो उसमें जहाँ पे आप किसी बुराई को देखते हैं या किसी गलत बात को देखते हैं तो उसको बड़ी नरमी से, बड़े अखलाक के साथ आपने बस वो बात कन्वे कर देनी कि जी मैंने तो ये पढ़ा है इस जगह पे, और वो मुसद्दिक होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है ना, वो कहानियां नहीं ठीक। होनी चाहिए। मैंने तो एक जगह पे ये पढ़ा है इस बारे में, तो इस बारे में ये चीज़ है। तो मुख्तसरन बताएं, छोटा टॉपिक रखें। आपका दिल करता है कि मैं अब इस पे एक पूरी तकरीर कर दूं, लेकिन वो तकरीर आपके जहन में आ नहीं रही होती। जब तकरीर करने का मौका हो जी। ना, जब आपको पता है कि मुझे अब मौका मिल रहा है तकरीर करने का, लोग सुनने के लिए भी तैयार हैं, तो उस टाइम पे
लिख लिया करें चीज़ों को। लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, जब आप लिख लेंगे पॉइंट्स को तो फिर आसान होता है उसको बोलना। ठीक है, लिखे बगैर फिर मसला होता है, उसके लिए फिर बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है कि लिखे बगैर फिलबदीह बोलना, जिसे कहते हैं फिलबदीह बोलना। वो भी हो जाता है, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो टॉपिक भी आ जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया। Redmi 10A. Redmi 10A. हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, हम इंडिया से बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इस्लामिक मैसेज सिस्टम आप लोग ये कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में एक्चुअली वी आर वेरी मच enthusiastic to learn such kind of things. तो आप ये ग्लोबल मिशन है या फिर एक दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान, ये मुझे जानना है। और दूसरी बात, जब दीन के बाद जैसे कि आपका मैसेज जो मैंने कुछ वीडियो आपका देखा है, साहिल अदीम जी का भी देख रहा हूँ, तो इसको हम अपना कम्युनिटी में जब स्प्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, सो पीपल आर ऑलरेडी दे हैव डाइवर्टेड इन डिफरेंट माइंडसेट। तो यहाँ पर फिरकाबाजी इतना ज्यादा है कि समझाएं तो क्या, कैसे समझाएं। अगर हम किसी पे जाते हैं तो वो बोलते हैं हम मतलब हमारा जो अकीदा है यही सही है, और इससे जो अलग हो गए हैं उनको बोलिए वो आ जाएं। मतलब वो ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए ये घर में बाप के 3 बेटे हैं, तो जो बेटा चला गया है घर से उसको बोलिए ही हैज टू कम कम बैक। हम क्यों जाएं अपना अकीदा छोड़ने, हम रसूलुल्लाह के पास जाते हैं, हमारा अकीदा लेकर अल्लाह रसूल के पास ही पहुंचाता है। तो ऐसे मतलब कैसे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर स्टार्ट कैसे करें। सो इसमें आप अगर कुछ रोशनी डालें, सो दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल। दावत। और ये आपको मालूम है जी कि इंडिया में हमारा मतलब मुसलमानों का हालत कितना मतलब ठीक नहीं है। हम खुल के सामने नहीं आ सकते, और आए भी तो कैसे आए। सो ये 3 क्वेश्चन था, कुछ ऐसे वे किस तरह से हम एक हो सकते हैं। जैसे कि साहिल जी का हमने देखा था कि अगर हम मैंने लाइक जैसे कनेक्ट हो जाएं थ्रू एनी सोशल मीडिया, सो हम बहुत बड़ा वी कैन क्रिएट आवाज क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई काम होता है, जैसे कि फिलिस्तीन हो या हमारे इंडिया में होता है, कश्मीर में होता है, और म्यांमार में, सो किस जो भी तरह से हम सर। लोग इंडिया में एकजुट हो सकते हैं, बस ये अच्छा, क्वेश्चन ठीक था। है, मुझे मुझे समझ आ गया आपके सवाल की। पहला सवाल ओके आपका जो था, जी क्या कह रही हैं आप आमना? वर यू सेइंग समथिंग? सर, एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि कंक्लूड कर लेना अपने क्वेश्चन को, लेंथी हो गया था। हाँ, अच्छा। तो क्वेश्चन नहीं, मुझे जहाँ तक बात है ग्लोबल, हाँ आईएमएस ग्लोबल है। जब दीन ग्लोबल है तो आईएमएस भी ग्लोबल है, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो ये तो इसका जवाब हो गया। दूसरी बात, शुरू कैसे करें? पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा दावत के काम में ये देखना है कि लोग आपकी बात सुने। ठीक है, अगर आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा तो उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं तैयार होता। मैं दीन की बात नहीं कर रहा, मैं दीन की बात, अभी दीन को एक साइड पे रख लें, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें जो सबक मिलता है वो ये था कि 40 साल तक उन्होंने जो जिंदगी गुजारी, वो एक वो बड़े बिलवेड थे अपने अपने उस पूरे इलाके में। ठीक है, लोग उनको जानते थे कि ये सादिक हैं, यकीन है, तो कहते हैं सच बोलते हैं, और अमीन है, अमानतों का ख्याल रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वालिटीज सबने मानी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने एक जो अपनी अपनी जिंदगी गुजारने का जो एक 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 मॉडल पेश कर दिया था ना, तो उसके बाद उनकी बात को रिजेक्ट करना तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट सुनना तो बनता था सबका। ठीक है, कि सुनना तो, लाइक व्हाट ही सेइंग, क्योंकि ऐसे बंदे को लोग जरूर सुनते हैं। और इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर फर्ज करें
आपके गली मोहल्ले में कोई रेहड़ी वाला है, सब्जी वाला है, ठीक है, वो कहता है जी मैंने एक जरूरी बात सबसे करनी है, तो सब जरा आके मस्जिद में जमा हो जाए, तो कितने लोग आएंगे आप उसका अंदाजा कर लें। या फिर एक इलाके में एक बड़े ही एक नोन बंदे हैं, और वो ऐसे हैं कि वो सबकी मदद भी करते हैं, सब कुछ है, और ये तो वो जब बुलाते हैं तो ज्यादा लोग जमा होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग सुनने एटलीस्ट आते हैं। इख्तिलाफ करना वो बात की बात है, एटलीस्ट सुनने पे तो होना चाहिए ना कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है एटलीस्ट कोई तो ऑथेंटिसिटी है ना, कोई वजह है कि बात कर रहा है ना, ये एमी तो नहीं बोलता ना। तो ये पहले तो आपने ये इमेज अपना बनाना है लोगों के सामने में कि आप उनके प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है, बगैर किसी गर्ज के आप लोगों की बात सुने, ठीक है, आप सुना करें, बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। सबसे पहले आप अच्छे लिसनर होंगे, आप में बात सुनने का हौसला होगा। डंडा लेकर पढ़ना जो है ना, उससे तो सारे पीछे हट जाते हैं, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने बात के ऊपर अड़ जाते हैं, तो अड़ने वाले बंदे के साथ यही होता है कि उससे लोग फिर वो करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो खतरनाक है, वो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले बी ए गुड लिसनर, इखलाक आपका बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, ठीक है, आपने बिल्कुल अपने आप को काम रखना है, और मीठा लहजा अच्छे तरीके से, अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने इनके साथ बड़े ही रहमतुल लिल आलमीन वाला एक वो है ना कॉन्सेप्ट है, वो रखना है, वरना ये आपके घर से छट जाएंगे, ये इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ये खतरनाक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप उस लेवल पे पहले अपने ऊपर काम करके आए कि लोग आपको सुने एटलीस्ट, ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, अगले को पता हो यार कि मैं इन साहब के पास जाऊंगा तो ये एक तो मेरी बात सुनेंगे, मशवरा मुझे सही देंगे, इनके मशवरे में कोई गर्ज शामिल नहीं होगी, ये बेगर्ज है। इस किस्म के जब आप अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं अपने अपने ज़ात के बारे में अपनी सिफात बना लेंगे, तो फिर लोग आपकी दीन वाली बात भी सुनना शुरू कर देंगे। और उसमें आपने किसी के अकीदे को चैलेंज नहीं करना कि तुम गलत हो, आपने ये चैलेंज नहीं करना कि तुम गलत हो, आपने सिर्फ ये कहना कि मेरी बात सुन ले, मेरा ये मौकफ है, ठीक है। तो यहाँ बस ये आपने रखना है। और हाँ, अगर कोई आपकी बात उसके बाद भी नहीं सुनता तो उसके आपके ऊपर इल्जाम नहीं है, आपकी ड्यूटी मैसेज पहुंचाना है। ये बार बार आईएमएस में ये बात होती है, मैसेज पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी किसी का अकीदा चेंज करना नहीं है, ना किसी को हिदायत देना। हिदायत देना अल्लाह का काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी बाकी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो फीडबैक फॉर्म में सबमिट करवा दें, हम देख लेंगे। और आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। ना हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर।